नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आप सभी का मैं इस YouTube चैनल की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस व्याख्यान का हमारा जो विषय है वो है फ्रांस की न्यायपालिका। इस व्याख्यान के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस में किस तरह की न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, वहां पर न्यायपालिका की संरचना किस तरीके की है और वहां के जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से कार्य करती है। इन सभी बातों को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इससे जुड़ सकते हैं। फ्रांस की न्यायपालिका। फ्रांस की न्यायपालिका को अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ विशिष्ट और अद्भुत विशेषताएं वहां के न्यायिक सिस्टम की है वो देखने को मिलती है। अद्भुत और विशिष्ट क्यों? क्योंकि यहाँ अगर न्यायपालिका को देखें तो दो तरह के न्यायालय काम करते हैं, एक सामान्य न्यायालय और दूसरा प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय या ऑर्डिनरी जो कोर्ट है वो उन मामलों के ऊपर सुनवाई करते हैं जिन मामलों का संबंध है वो साधारण नागरिकों के मध्य विवादों को लेकर के है, जिनमें अभियोग के दोनों पक्ष है वो साधारण नागरिक होते हैं। उन साधारण नागरिकों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, चाहे वो फौजदारी से संबंधित हो चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, तो उन विवादों का जो सुनवाई है वो ऑर्डिनरी कोर्ट साधारण न्यायालयों के अंतर्गत की जाती है। दूसरे जो न्यायालय है वो है प्रशासकीय न्यायालय, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ये फ्रांस की न्यायपालिका की अपने आप में अलग तरह की या अद्भुत न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें प्रशासकीय न्यायालयों को अलग से अपनाया गया है जो कि साधारण न्यायालयों से अलग रूप में काम करते हैं। ये प्रशासकीय न्यायालय क्या काम करते हैं? ये प्रशासकीय न्यायालय उन मामलों के ऊपर सुनवाई करते हैं जो मामले साधारण नागरिकों एवं सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य विवादों से संबंधित होते हैं। यानी इनमें एक पक्ष तो साधारण नागरिक होता है और दूसरा जो अभियोग का पक्ष है वो सरकारी मशीनरी होती है, सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। तो इस तरह के मामलों की सुनवाई है वो साधारण कोर्ट के अंतर्गत न की जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत की जाती है। जब प्रशासकीय न्यायालय इस प्रकार की सुनवाई करते हैं तब वो प्रशासनिक कानून के आधार पर सुनवाई करते हैं। तो फ्रांस की न्यायपालिका की जो अद्भुत और विशेष व्यवस्था है वो है वहां अलग से प्रशासनिक न्यायालयों का संचालन, और ये प्रशासनिक न्यायालय किस आधार पर काम करते हैं? प्रशासनिक कानूनों के आधार पर काम करते हैं। तो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है वो भी दोहरी है। साधारण न्यायालय है वो साधारण कानूनों के आधार पर सुनवाई करते हैं और प्रशासकीय जो न्यायालय है वो प्रशासनिक कानूनों के आधार पर सुनवाई करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है फ्रांस की न्यायपालिका में? न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है फ्रांस की न्यायपालिका में वह उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायिक परिषद है यह प्रतियोगी परीक्षाओं का जो परिणाम है उनके आधार पर वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। और इस उच्च न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो फ्रांस में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उच्च न्यायिक परिषद किस प्रकार से नियुक्ति करती है? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति करती है। जिस प्रकार से अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करके उसके परिणाम के आधार पर फिर उच्च न्यायिक परिषद है वो फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो करती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया है। एक यह विशेषता है फ्रांस की न्यायपालिका की कि वहां पर साधारण न्यायालयों के पास में और प्रशासनिक न्यायालयों के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अभाव है। यानी फ्रांस में जो ऑर्डिनरी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो काम करते हैं उनके पास में जो पावर है उन पावर में से ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो इन न्यायालयों के पास में नहीं है।
न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है फ्रांस में, वो अलग से एक वहां पर परिषद स्थापित की गई है जिसका नाम है संवैधानिक परिषद। उस संवैधानिक परिषद के पास में फ्रांस में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। वो कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। ऑर्डिनरी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया को नहीं अपना सकती क्योंकि उनके पास में इस तरह का पावर फ्रांस में नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्ट या सामान्य न्यायालय के 5 स्तर देखने को मिलते हैं फ्रांस में। सबसे जो निचले साधारण न्यायालय है उनको शांति न्यायाधीश के न्यायालय कहा जाता है क्योंकि इसका जो न्यायाधीश होता है उसको शांतिपाल कहा जाता है और उसी के नाम के आधार पर ही इन न्यायालयों का नाम है वो शांति न्यायाधीश के न्यायालय कहा जाता है। ये फ्रांस में सबसे निचले स्तर के ऑर्डिनरी कोर्ट होते हैं जिनमें फौजदारी से मामलों की भी सुनवाई की जा सकती है और दीवानी मामलों की सुनवाई है वो भी इस प्रकार के न्यायालयों में की जा सकती है। तो फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामलों की ये सुनवाई करता है और इसका जो न्यायाधीश होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम शांतिपाल है। तो ये सबसे निचले स्तर के साधारण न्यायालय फ्रांस में। दूसरा जो न्यायालय है फ्रांस में साधारण न्यायालय वो है प्रारंभिक न्यायालय। प्रारंभिक न्यायालय में इनमें दीवानी और जो फौजदारी मामले हैं उनको डायरेक्ट भी लाया जा सकता है और शांति न्यायाधीश के न्यायालयों में जो सुनवाई करके उनका जो डिसीजन आता है उनकी अपील है वो भी प्रारंभिक न्यायालयों के अंतर्गत की जा सकती है। तीसरा जो न्यायालय है वो है अपील के प्रादेशिक न्यायालय। इसमें केवल और केवल अपील की जा सकती है प्रारंभिक न्यायालयों के खिलाफ या शांति न्यायाधीश के न्यायालयों के खिलाफ। तीसरा जो है वो है चौथा जो न्यायालय है वो है असाइज न्यायालय और जो अंतिम न्यायालय है जो सबसे उच्च न्यायालय है फ्रांस का साधारण न्यायालय वो है सर्वोच्च या विराम न्यायालय। इसके पास में कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है बल्कि इसके पास में अपील की ही शक्ति है। यानी इन न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनकी अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है? उनकी अंतिम अपील है वो सर्वोच्च या विराम न्यायालय के अंतर्गत की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ इस बात की वहां पर देख करता है अपने विवाद या अभियोग के अंतर्गत इस बात को देखने का प्रयास करता है कि इन न्यायालयों ने जो निर्णय दिया वो कानून के अनुकूल है या नहीं है। तो इस तरह के जो कानूनी प्रश्न अगर उत्पन्न होता है तो उसकी देख है वो सर्वोच्च या विराम न्यायालय के द्वारा की जाती है। फिर सर्वोच्च या विराम न्यायालय इन वापिस न्यायालयों को ये कहता है कि आप उसके ऊपर पुनर्विचार करें। तो ये कहने का तो सर्वोच्च या विराम न्यायालय है। बाकी इस जैसा कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उस तरीके से ये फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है वो कार्य नहीं करता। तो ये जो ऑर्डिनरी कोर्ट है सामान्य न्यायालय है ये फ्रांस के अंतर्गत 5 प्रकार के न्यायालय है। दूसरा जो न्यायालय है वो है प्रशासकीय न्यायालय। साधारण न्यायालय के अलावा फ्रांस में अलग से प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई है जैसा कि आपने अभी चर्चा की। ये जो प्रशासकीय न्यायालय है ये उन मामलों पर सुनवाई करते हैं जिनमें एक पक्ष तो साधारण नागरिक होता है और दूसरा जो पक्ष है वो प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी होता है। तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई है वो ये प्रशासकीय न्यायालयों के द्वारा प्रशासनिक कानूनों के आधार पर की जाती है। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों के भी 2 स्तर है। एक पहला जो स्तर है वो है प्रादेशिक परिषद रीजनल काउंसिल और दूसरा जो स्तर है वो है राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट। प्रादेशिक परिषद या रीजनल काउंसिल यह निम्न स्तर का फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय है। यानी सबसे निचले स्तर का जो प्रशासकीय न्यायालय फ्रांस में उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रादेशिक परिषद कहा जाता है। सबसे पहले प्रशासकीय मामलों की जो आरंभिक सुनवाई है वो कहाँ की जाती है? वो प्रादेशिक परिषद के अंतर्गत ही की जाती है। यानी साधारण नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इस तरह के विवाद या अभियोग की सुनवाई है वो सबसे पहले किसके द्वारा की जाती है? वो प्रादेशिक परिषद के द्वारा ही की जाती है। फिर प्रादेशिक परिषद ने जो भी निर्णय दिया
अगर उससे वो सहमत नहीं है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है, फिर उसे उच्च जो न्यायालय है राज्य परिषद, उसमें प्रादेशिक परिषद के निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है। तो जो दूसरा प्रशासकीय न्यायालय है वो है राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। यह फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है, यानी सबसे उच्च स्तर है वो न्यायालय है राज्य परिषद। इसमें प्रशासकीय मामलों की अपील की जा सकती है, जैसा कि प्रादेशिक परिषद जो भी डिसीजन देता है उसके खिलाफ अपील राज्य परिषद के अंतर्गत की जा सकती है। राज्य परिषद फिर जो भी निर्णय देती है इस प्रकार के मामलों में, वो उसका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है। इस काउंसिल ऑफ स्टेट का जो अध्यक्ष है वो न्याय मंत्री होता है, और राज्य परिषद का मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ पर है, पेरिस के अंतर्गत है। तो ये इस तरीके से फ्रांस के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय है वो देखने को मिलते हैं, एक साधारण न्यायालय और दूसरा प्रशासकीय न्यायालय। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है फ्रांस के अंतर्गत, यह अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है, वो है संवैधानिक परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल जो काउंसिल है इसका जो प्रमुख काम है वो है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि फ्रांस में साधारण न्यायालयों के पास में और प्रशासकीय जो न्यायालय है उनके पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो नहीं है, संविधान संगत कोई कानून है या नहीं इसकी जांच करने की शक्ति वो न्यायालयों के पास में नहीं है, बल्कि यह शक्ति अलग से संवैधानिक परिषद की स्थापना करके उसको दी गई है। तो संवैधानिक परिषद का जो प्रमुख काम है वो क्या है, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। संवैधानिक परिषद के 9 सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो 3 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 3 सदस्य राष्ट्रीय सभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 3 सदस्य है वो सीनेट के सभापति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी 3 सदस्य राष्ट्रपति, 3 सदस्य राष्ट्रीय सभा का सभापति और 3 सदस्य सीनेट का सभापति, ये 3 सदस्य नियुक्त करते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 9 सदस्य हो गए। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो भी 9 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति 3 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रांस का इस संवैधानिक परिषद का पदेन सदस्य होता है, और जो संवैधानिक परिषद का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की नियुक्ति है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संवैधानिक परिषद को फ्रांस की संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। जिस तरीके से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से फ्रांस की जो संवैधानिक परिषद है उसको फ्रांस की संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियां अलग तरह की है, और फ्रांस की जो संवैधानिक परिषद है उसकी शक्तियां हैं वो अलग तरह की है। संवैधानिक परिषद को यहाँ पर जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, जिसमें संवैधानिक परिषद ये देख सकती है कि कोई कानून है वो संविधान संगत है या नहीं है। इसके ऊपर भी यहाँ पर 2 तरह की सीमाएं हैं वो प्रमुखतया देखने को मिलती है। पहली सीमा यह है कि संवैधानिक परिषद किसी कानून की संवैधानिकता की जांच तभी करती है जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों के सभापति में से किसी एक ने इस तरह के कानून को संवैधानिकता की जांच के लिए संवैधानिक परिषद के पटल पर रखा हो, तभी संवैधानिक परिषद इस तरह की संवैधानिकता या असंवैधानिकता की जांच है वो कर सकती है। अन्यथा संवैधानिक परिषद किसी कानून की संवैधानिकता या असंवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। कोई साधारण नागरिक या कोई अन्य न्यायालय है वो इस तरह के मामले को संवैधानिक परिषद के अंतर्गत नहीं ले जा सकता कि वो कानून संवैधानिक नहीं है और असंवैधानिक है। तो इस तरह के जो है कानून, उसकी संवैधानिकता या असंवैधानिकता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होने पर कौन रख सकता है संवैधानिक परिषद के पटल पर? केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापति में से कोई एक। तभी ये संवैधानिक परिषद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करती है। दूसरी जो सीमा है वो यह है
कि संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है फ्रांस में, वो आर्टिकल 5 के अनुसार राष्ट्रपति के पास में है। तो संविधान की ये जो व्याख्या करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है, तो फिर संवैधानिक परिषद है वो तो संविधान की व्याख्या करने में अक्षम हो जाती है। तो ये भी अंकुश है वो देखने को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के ऊपर मिलता है। तो इस तरीके से संवैधानिक परिषद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो फ्रांस में दी गई है, लेकिन उसके ऊपर कई तरह की सीमाएं हैं वो भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो फ्रांस की न्यायपालिका है उसमें एक तो साधारण न्यायालय है और दूसरे जो न्यायालय है अलग से वो प्रशासकीय न्यायालय है, जो कि फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था की अपने आप में अनूठी या विशिष्ट व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है वो किसको दी गई है फ्रांस में? संवैधानिक परिषद को दी गई है। तो इस व्याख्यान में हमने फ्रांस की न्यायपालिका को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।